जिंदगी एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह है, जहां हर मोड़ पर नए चैलेंजेस होते हैं। कभी लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि हर चीज बिखर रही है। इस दुनिया में बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, ताकि केओस से निकलकर एक मीनिंगफुल और स्टेबल लाइफ बनाई जा सके। हम सब अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह अपने आप नहीं आता। इसके लिए हमें सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, सही हैबिट्स अपनानी होती हैं और डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना होता है। अगर बिना किसी डायरेक्शन के जिएंगे तो कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू की जाए। ऑथर सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि एक थिंकर भी है, जो साइकोलॉजी, मिथोलॉजी, रिलीजन और न्यूरोसाइंस को आपस में जोड़कर गहरी बातें समझाते हैं। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो बताती है कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लानी है। यहां हम इन 12 रूल्स को एक एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर में एक कंपेलिंग कहानी होगी, जो इस रूल की इंपॉर्टेंस को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर दिखाएगी। इससे आप कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। हमारी दुनिया फास्ट पेस्ड और कॉम्पिटिटिव है। हर कोई किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो कोई करियर में स्टक है। ऐसे में अगर हमारे पास सही माइंडसेट और वैल्यूज हों, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यह ऑडियो बुक बताएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें भी हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। हम अक्सर डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली फ्रीडम और हैप्पीनेस इन्हीं से मिलती है। अगर हम अपने डिसीजंस को थॉटफुली लें, अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर सकते हैं। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए पेन और स्ट्रगल को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। यह 12 नियम किसी रिजिड सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। यह रूल्स हमें यह नहीं बताते कि क्या सोचना चाहिए, बल्कि यह सिखाते हैं कि कैसे सोचना चाहिए। इनका मकसद हमें कंट्रोल देना है, न कि हमें किसी फिक्स्ड आइडियोलॉजी में फंसाना। इन इनसाइट्स का असर सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पर नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। जब हम अपनी लाइफ को पर्पसफुली जीने लगते हैं, तब हमारे डिसीजंस बेहतर होते हैं, हमारी एक्शंस मीनिंगफुल होती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस ऑडियो बुक में हर रूल को डीप, एंगेजिंग और इमोशनली पावरफुल तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी। आप खुद को इन कहानियों में देख पाएंगे और इन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं और रियल हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए परफेक्ट गाइड होगी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 12 शक्तिशाली नियम हमें कैसे गाइड कर सकते हैं। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। जिंदगी में हमारा पोस्चर सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बल्कि हमारी माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डिफाइन करता है। जब हम झुककर चलते हैं, तो हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटी और फियर को जाहिर कर रहे होते हैं। वहीं जब हम सीधे खड़े होते हैं, शोल्डर्स बैक रखते हैं, तो हम न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बल्कि खुद को पावरफुल भी महसूस करते हैं। ये रूल सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमें लाइफ में किस तरह से खुद को पोजीशन करना चाहिए। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्फिडेंस और इमोशंस के साथ सीधा जुड़ा होता है। जब हम डरे हुए होते हैं या लो फील कर रहे होते हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर भी वैसा ही हो जाता है, झुका हुआ, कमजोर और डिफेंसिव। लेकिन जब हम जानबूझकर अपना पोस्चर चेंज करते हैं और खुद को अपराइट रखते हैं, तो हमारा ब्रेन इसे एक पावरफुल सिग्नल की तरह लेता है। इससे न सिर्फ हमारी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, बल्कि हमारा माइंडसेट भी शिफ्ट होता है, जिससे हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव महसूस करते हैं। नेचर में भी हायरार्की और डोमिनेंस बिहेवियर साफ देखा जा सकता है। लॉबस्टर्स जैसे क्रीचर्स में भी एक क्लियर डोमिनेंस स्ट्रक्चर होता है। जब एक लॉबस्टर फाइट में जीतता है, तो
तो वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसका पोस्चर ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है और उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। वहीं जो हार जाता है वो झुक जाता है और उसका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी गिर जाता है। इंसानों में भी यही पैटर्न देखा जाता है। अगर हम खुद को कमजोर दिखाते हैं तो दुनिया हमें वैसा ही ट्रीट करती है, लेकिन अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो हमें ज्यादा रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रियल लाइफ में भी इसे इजीली देखा जा सकता है। मान लो कि कोई इंसान हमेशा झुककर चलता है, नजरें नीची रखता है और धीरे धीरे बोलता है। उसकी एनर्जी लो महसूस होती है और लोग उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन वही इंसान अगर अपनी पोस्चर सुधारता है, अपनी बातों में असर्टिवनेस लाता है, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान नेचुरली ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उसकी प्रेजेंस ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक्शन से जनरेट होता है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर हम जानबूझकर स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। इसीलिए हमें अपनी पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे चलते हैं। जब हम सीधे खड़े होते हैं, शोल्डर्स बैक रखते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो न सिर्फ हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं बल्कि खुद को ज्यादा पावरफुल भी महसूस करते हैं। ये रूल हमें सिर्फ बॉडी पोस्चर इंप्रूव करने के लिए नहीं कहता, बल्कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए भी इंस्पायर करता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं और दुनिया का सामना करते हैं तो हम खुद को एक रिस्पॉन्सिबल और केपेबल इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं। ये हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने में मदद करता है और हमें एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करता है। अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करते हैं तो ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब उनकी लाइफ बेहतर होगी, लेकिन सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस पहले आता है और उसके बाद लाइफ बेहतर होती है। इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करें, अपनी पोस्चर सही करें, क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करें और अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन और असर्टिव बनाएं। धीरे धीरे ये चेंजेस आपकी साइकोलॉजी में डीप रूटेड हो जाएंगे और आप नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करने लगेंगे। इस रूल को फॉलो करने से न सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है बल्कि दूसरे लोग भी आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। जब आप एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करते हैं तो लोग आपको नेचुरली ज्यादा कॉम्पिटेंट और केपेबल मानते हैं। ये आपको करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक फिजिकल चेंज की तरह न देखें, बल्कि इसे एक डीपर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह अपनाएं। अगर आप खुद को वीक, इनसिक्योर या एंग्शियस महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। क्या आप झुककर चल रहे हैं? क्या आपकी आवाज में हिचकिचाहट है? क्या आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं? अगर हां, तो आपको अपनी पोस्चर को इंप्रूव करने पर काम करना चाहिए। अपने शोल्डर्स पीछे करें, चेस्ट ओपन रखें और सिर ऊंचा उठाकर चलें। शुरुआत में यह अननेचुरल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और आप अंदर से स्ट्रांग महसूस करेंगे। जब आप इस रूल को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपके साथ डिफरेंटली बिहेव करने लगे हैं। आप खुद को ज्यादा एम्पावर्ड और इन कंट्रोल महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक फिजिकल पोस्चर का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल शिफ्ट है जो आपको एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज से ही शुरुआत करें। स्ट्रेट खड़े हों, शोल्डर्स बैक रखें और दुनिया का सामना कॉन्फिडेंस के साथ करें। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। जब किसी अपने को परेशानी में देखते हैं तो हम बिना सोचे समझे उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने आप को नजरअंदाज कर देते हैं। यह रूल हमें सिखाता है कि जिस तरह हम किसी प्रियजन की वेल बीइंग की परवाह करते हैं, उसी तरह हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त बीमार हो और उसे दवा की जरूरत हो
तो हम उसे वक्त पर दवा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही दवा हमें खुद लेनी हो तो हम टालने लगते हैं। यह सेल्फ निग्लेक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। हर इंसान अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है जब वह किसी और की मदद कर रहा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम खुद को इतना जरूरी नहीं समझते। इसका कारण यह है कि हम खुद को फ्लॉज और मिस्टेक्स के साथ देखते हैं। हमें लगता है कि हम इतने वैल्यूएबल नहीं कि हमारी केयर की जाए। लेकिन सच यह है कि हर इंसान की लाइफ मीनिंगफुल है, और अगर हम खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि लोग अपने पेट्स की दवा तो वक्त पर दिलवा देते हैं, लेकिन अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों की केयर करने की आदत तो है, लेकिन खुद को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। यह पैटर्न दर्शाता है कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम अपनी हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और गोल्स को सीरियस नहीं लेते। लेकिन अगर हम खुद को भी उसी इंपॉर्टेंस से देखें जैसे किसी प्रियजन को देखते हैं तो हमारी पूरी अप्रोच बदल सकती है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी भलाई के लिए जो भी सही होता है हम वही करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी टफ लव भी जरूरी होता है। अगर कोई अनहेल्थी हैबिट्स में पड़ जाए तो हम उसे रोकते हैं, उसे इंस्पायर करते हैं और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। यही एटीट्यूड हमें खुद के साथ भी अपनाना चाहिए। अगर हम खुद को ट्रूली वैल्यू करेंगे तो हम अपनी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना या खुद को पैम्पर करना नहीं है। इसका असली अर्थ यह है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म वेलबीइंग के लिए सही डिसीजंस लें। इसका मतलब यह है कि हम खुद को डिसिप्लिन में रखें, बुरी आदतों से बचें और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें। जब हम अपनी लाइफ को सीरियसली लेंगे तो बाकी दुनिया भी हमें उसी नजरिए से देखेगी। अगर हम खुद को हेल्प करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तो कोई और भी हमें सीरियस नहीं लेगा। जब हम अपनी हेल्थ, इमोशंस और सक्सेस को वैल्यू देंगे तभी दूसरे लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। यह रूल हमें सिखाता है कि हमें खुद को एक वैल्यूएबल और वर्थी इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। यह कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह हमें और भी कैपेबल बनाता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। इमेजिन करो कि आप एक कोच हो और आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त को गाइड करना है ताकि उसकी लाइफ इंप्रूव हो सके। अब सोचो कि अगर वही दोस्त आप खुद हो तो आप उसे क्या सलाह दोगे? आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने, अनहेल्थी फूड खाने या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने के लिए कभी इंकरेज नहीं करोगे, बल्कि आप उसे डिसिप्लिन अडॉप्ट करने, हार्ड वर्क करने और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए कहोगे। यही माइंडसेट हमें अपनी लाइफ में भी लाना है। इस रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। क्या हम खुद को वो एडवाइस देते हैं जो हम अपने किसी प्रियजन को देंगे? क्या हम खुद को उस स्तर की केयर और अटेंशन देते हैं जिसकी हमें जरूरत है? अगर नहीं तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को बदलने की जरूरत है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि हम हर समय परफेक्ट रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी ग्रोथ और वेल बीइंग के लिए सीरियस रहें। इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। जब हम खुद को जिम्मेदारी से ट्रीट करेंगे तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। अगर हम खुद को किसी इंपॉर्टेंट इंसान की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारी एक्शंस, माइंडसेट और बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हम अपनी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे और हमारी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल बन जाएगी। इसलिए खुद को हमेशा उस इंसान की तरह ट्रीट करें जिसकी वेल बीइंग आपकी जिम्मेदारी है। यही असली सेल्फ केयर है। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हमारी लाइफ में हमारे आसपास मौजूद लोग हमें जितना अपलिफ्ट कर सकते हैं उतना ही नीचे भी गिरा सकते हैं। दोस्ती एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है। यह हमें सही दिशा में ले जा सकती है या फिर हमें गलत रास्ते पर धकेल सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो हमारे भले के बारे में सोचते हैं, न कि ऐसे लोग जो हमें सिर्फ कन्वीनियंस या सेल्फिश रीजन से साथ रखते हैं। अक्सर लोग टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में फंसे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वे अकेले नहीं रहना चाहते।
लेकिन ऐसे दोस्त जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, हमें मैनिपुलेट करते हैं या हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, वे हमारी जिंदगी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमें हमेशा नीचे गिराते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी कम होने लगता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी सक्सेस से खुश हो, आपको सपोर्ट करे और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे बेहतर नहीं बनते। जैसे ही आप ग्रो करने लगते हैं, वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करने लगते हैं। यह जेलसी और इनसिक्योरिटी का रिजल्ट होता है, और यह पहचानना जरूरी है कि कौन सच में आपका वेल विशर है और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आपके साथ है। सच्ची दोस्ती का मतलब यह नहीं कि एक दोस्त हमेशा आपकी हर बात से सहमत हो, बल्कि एक अच्छा दोस्त आपको ऑनेस्ट फीडबैक देगा, आपको गलतियां करने से रोकेगा और आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। ऐसे दोस्त आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और आपको बेटर बनने के लिए पुश करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो यह एक रेड फ्लैग है। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का आधार म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एनकरेजमेंट और पॉजिटिविटी होती है। इसलिए अगर कोई इंसान आपकी मेंटल पीस और सेल्फ ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको उस रिश्ते पर फिर से विचार करना चाहिए। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। अगर हम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, एम्बिशियस हैं और हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो हम भी नेचुरली वैसा ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, कंप्लेन करते हैं और खुद की लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे हम भी वैसा ही बनने लगते हैं। कभी कभी हमें उन फ्रेंडशिप्स को छोड़ना पड़ता है जो हमें पीछे खींच रही हैं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से भर रहा है, तो उसे जारी रखना आपको और नुकसान पहुंचाएगा। खुद से पूछिए, क्या यह दोस्ती मुझे बेहतर बना रही है या मेरी ग्रोथ को रोक रही है? अगर जवाब नेगेटिव है, तो डिस्टेंस बनाना ही सही रहेगा। एक पावरफुल तरीके से आप अपनी दोस्ती का टेस्ट कर सकते हैं। अपने गोल्स और ड्रीम्स को अपने दोस्तों से शेयर करें और देखें कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। जो लोग सच में आपके वेल विशर्स हैं, वे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे और आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो लोग जेलस या इनसिक्योर महसूस करते हैं, वे आपके आइडियाज को डिसमिस करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या आपको डाउट में डालेंगे। रियल फ्रेंडशिप सेल्फ इंप्रूवमेंट और म्यूचुअल ग्रोथ पर बेस्ड होती है। अपने दोस्तों को वाइजली चुनिए, क्योंकि वे आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सही दोस्ती आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा सकती है और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ दे सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए पुश करते हैं और आपको उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं जो आप बन सकते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आपकी सक्सेस से इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि वे आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं और आपकी जर्नी में आपका साथ देते हैं। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। हमारे समाज में यह आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी सफलता और प्रगति की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों या परिवार के बीच हम हमेशा यह सोचते हैं कि दूसरे लोग कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। लेकिन जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो हम अपनी यूनिक जर्नी और प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देते हैं। इस रूल में यही सिखाया गया है कि हमें खुद को हमेशा अपनी पिछली स्थिति से कंपेयर करना चाहिए, न कि किसी और से। अगर हम अपनी प्रोग्रेस को केवल दूसरों से तुलना करके मापते हैं, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है और हर किसी का टाइमलाइन भी अलग होता है। जो चीज किसी दूसरे के लिए जल्दी हो रही है, वह आपके लिए समय ले सकती है। यदि हम दूसरों के मुकाबले अपनी प्रोग्रेस को मापेंगे, तो हम हमेशा असंतुष्ट और निराश होंगे। यह रूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और विकास की तुलना केवल अपनी पिछली स्थिति से करनी चाहिए। अगर कल हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं, तो वह प्रोग्रेस है। अगर कल हम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं या हमने कुछ नया सीखा है, तो वह भी सफलता है। यह हमारी मानसिकता को हेल्थियर बनाता है,
क्योंकि हम किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि हर इंसान की शुरुआत अलग होती है। कोई आदमी किसी अलग परिस्थिति में पैदा हुआ हो सकता है और किसी का जीवन अलग तरह से आकार ले सकता है। जब हम अपनी सफलता को किसी और से कंपेयर करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उनकी जीवन यात्रा, उनके प्रयास और उनके अनुभव अलग हो सकते हैं। अगर हम इसी कंपैरिजन के खेल में पड़ जाएंगे तो हम अपनी यूनिक जर्नी को भूल सकते हैं। इसलिए अगर हम खुद से मुकाबला करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि कल हम कहां थे और आज कहां हैं। यह तुलना हमें अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दें तो कुछ महीनों या सालों में हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी प्रोग्रेस का आकलन कभी नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसे अपने आप से करना चाहिए। अगर हम हर दिन अपने छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं और अपनी मेहनत के परिणाम को अपनी पिछली स्थिति से तुलना करते हैं तो हम बेहतर महसूस करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। हम हर छोटे कदम को सफलता मान सकते हैं और इससे हमें अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी दूसरे की स्थिति हमें भी मिलनी चाहिए या किसी और की सफलता हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन यह सोच हमें केवल मानसिक तनाव और असंतोष देती है। हम उस समय को और ऊर्जा को खो देते हैं जो हम खुद की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते थे। हम अपनी तुलना सिर्फ अपनी पिछली स्थिति से करें और महसूस करें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। इस रूल को अपनाने से हम अपनी जीतों को बेहतर तरीके से स्वीकार सकते हैं। हम अपने अचीवमेंट्स को महत्व देंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह हमें आत्मसम्मान और आत्म प्रेरणा देता है। अगर हम सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे और दूसरों से तुलना नहीं करेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अक्सर उनकी अच्छे वक्त की तस्वीरों और उनके शाइनी मोमेंट्स को देखते हैं, लेकिन असलियत में हर किसी के पास अपनी परेशानियां, संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं। इसलिए जब हम खुद से तुलना करते हैं तो हमें अपने संघर्षों और सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी और के दिखावटी या छुपे हुए पहलुओं पर। अगर हम इस रूल को अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं तो हम खुद को खुश रखने और अपनी मेंटल पीस बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। इस माइंडसेट से हम समझ सकते हैं कि हम एक लंबी यात्रा पर हैं और हर कदम हमें अपने लक्ष्य के और करीब लाता है। हम सिर्फ अपने आप से तुलना करके अपने प्रोग्रेस को जान सकते हैं और उसी के आधार पर अपनी मेहनत और संघर्ष को मान्यता दे सकते हैं। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। हमारे बच्चों का व्यवहार हमारे लिए एक बड़ा रिफ्लेक्शन होता है। जैसा हम उन्हें पालते हैं वही उनका व्यक्तित्व बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जो हमें गुस्सा दिलाता है या हमें उनसे नफरत सी होने लगती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी हर हरकत का कारण हम होते हैं, क्योंकि बच्चों के आचरण को दिशा देने में माता पिता का हाथ सबसे अहम होता है। कभी कभी बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे दूसरों से बुरा बर्ताव करना, बहुत ज्यादा शोर मचाना या बुरी आदतें अपनाना। अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो यह छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। बच्चों को यह समझाना हमारी जिम्मेदारी है कि उनका व्यवहार सही होना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल वे खुद बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि समाज में उनका स्थान भी मजबूत होगा। एक बच्चे को पालते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन्हें प्यार देने के साथ साथ सिखाना भी जरूरी है कि उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। अगर हम यह देखेंगे कि उनका कोई व्यवहार हमें नापसंद आ रहा है तो हमें उसे तुरंत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को बाउंड्रीज की जरूरत होती है ताकि वे यह समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत। यह रूल हमें यह सिखाता है कि बच्चों को ऐसे आचरण से रोकना चाहिए जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता हो। अगर बच्चे गलती करते हैं और हम उन्हें तुरंत समझाते नहीं हैं तो यह बिहेवियर उनके अंदर और गहरा जड़ पकड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा गुस्से में किसी को अपशब्द कहता है और हम इसे हंसी में टाल देते हैं तो आगे जाकर यह आदत बुरी तरह से पनप सकती है। कभी कभी माता पिता बच्चों के लिए अपनी नजरअंदाजी करते हैं और यह सोचते हैं कि वह बच्चा है, कुछ नहीं होगा।
लेकिन यही सोच हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर सकती है। एक बच्चे का व्यवहार उसके भविष्य का निर्धारण करता है। अगर हम सही समय पर उसे गलत आदतों से रोकते हैं तो उसका भविष्य अधिक उज्जवल हो सकता है। इसलिए बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए हमें उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें बच्चों को सजा देने का भी विचार आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाएं या मानसिक रूप से परेशान करें। सजा देने का तरीका हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर बच्चा किसी का दिल दुखाता है तो उसे यह समझाना चाहिए कि उसका बर्ताव दूसरों को किस तरह प्रभावित करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज में अच्छा इंसान बने तो हमें उसे समाज के नियमों और अपेक्षाओं के बारे में सिखाना होगा। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि उनके आचरण से केवल उनका ही नहीं बल्कि दूसरों का भी जीवन प्रभावित होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समझ, सिखाना और सुधारने की आवश्यकता होती है। साथ ही माता पिता को यह भी याद रखना चाहिए कि बच्चों से प्यार जताना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन्हें दिशा देना। एक बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसे प्यार किया जा रहा है, लेकिन उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम बच्चे के व्यवहार को नजरअंदाज करते हैं तो यह उसका आत्मसम्मान भी प्रभावित कर सकता है। यहां पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ को सीखने में समय लगता है। इसलिए हमें बच्चों को उनकी क्षमताओं और समझ के अनुसार सिखाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी बुरी आदत को नजरअंदाज करें। हमें सिखाने का तरीका लचीला और समझदारी से भरपूर होना चाहिए। आखिरकार बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका व्यवहार सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। अगर हम बच्चों को यह सिखाने में सफल हो जाते हैं तो वे भविष्य में जिम्मेदार और समझदार इंसान बनेंगे। इसलिए बच्चों के हर व्यवहार पर ध्यान देना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। रूल 6: सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सभी कभी ना कभी दुनिया की समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं। सिस्टम खराब है, लोग गलत हैं, सोसाइटी अनफेयर है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने जीवन में क्या चल रहा है? क्या हम अपनी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल में रख पाए हैं? यह रूल हमें यह सिखाता है कि दुनिया की बुराइयों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद के जीवन को सही करना चाहिए। बहुत बार जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारे अपने चॉइसेस और डिसीजंस ही हमारे दुख और समस्याओं का कारण होते हैं। अगर हम अपने घर, अपने पर्सनल लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से पहले खुद को सुधारने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से दुनिया में अन्याय, तकलीफें और गलत चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम खुद का जीवन ठीक से संभाल नहीं सकते तो हमारे पास यह अधिकार नहीं है कि हम दुनिया को बदलने की बातें करें। पहले हमें अपने घर, अपने रिश्तों और अपने दायित्वों को सही करना चाहिए। कई बार लोग अपने दुखों और परेशानियों का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी समस्याओं के लिए सरकार, समाज या कोई और जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम अपने जीवन की गहराई से जांच करें तो हमें एहसास होगा कि कई बार हम खुद ही अपनी कंडीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमें पहले अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए और फिर बाहरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम हर दिन अपने घर में केओस देखते हैं, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को नहीं संभालते और फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो यह केवल हिपोक्रेसी होगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें और खुद को बेहतर बनाएं। जब हम खुद एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं तभी हम दूसरों को सीख दे सकते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण लेसन यह है कि जब हम अपने घर और अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश करते हैं तो हमारा नजरिया खुद ब खुद बदल जाता है। हमें एहसास होता है कि कई चीजें हमारे हाथ में होती हैं और हम अपने एक्शन से अपनी कंडीशन बदल सकते हैं। यह रियलाइजेशन हमें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालकर एक पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनाता है। एक अच्छा तरीका यह है कि हम छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। सबसे पहले
हमें अपने डेली हैबिट्स को सुधारना चाहिए। क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं? क्या हम अपने संबंधों को सही तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? क्या हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें अपनी सोच में क्लैरिटी लानी होगी। अगर हमें अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के बारे में ही नहीं पता, तो हम दूसरों की गलतियां निकालकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। खुद को एक सही दिशा में ले जाना ही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब हम अपने जीवन को सुधारते हैं तो हमारा प्रभाव अपने आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इस रूल का मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी दुनिया की समस्याओं पर बात न करें, लेकिन जब हम खुद का जीवन व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारी बातें और ओपिनियंस ज्यादा मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल होती है। जब हम खुद एक स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हैं, तब हम सच में सोसाइटी में कोई बदलाव ला सकते हैं। अंत में इस रूल का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर हमें दुनिया को सुधारना है तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं तो हम एक इंस्पिरेशन बनते हैं। हम केवल शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हैं, और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। रूल 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें चाहते हैं वह हमें तुरंत और आसान तरीके से मिल जाती हैं। हम अक्सर अपने शॉर्ट टर्म डिजायर्स के पीछे भागते हैं, जैसे कि अधिक पैसे, जल्दबाजी में सफलता या सिर्फ आराम। लेकिन यह रूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में वही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं, न कि वे चीजें जो हमें जल्दी और आसानी से मिल जाती हैं। हमारे समाज में सफलता का पैमाना अक्सर भौतिक चीजों जैसे कि पैसा, प्रसिद्धि और एक्सटर्नल वैलिडेशन से मापा जाता है। हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हम इन चीजों को पालें तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली संतुष्टि और पर्पस जीवन में मीनिंगफुल चीजों की खोज से मिलती है, जो हमें आत्मसम्मान, इनर पीस और दीर्घकालिक खुशी देती है। अक्सर हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत मिल जाता है और इसके साथ हमें कुछ आत्मसंतोष भी महसूस होता है, लेकिन यह सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी होती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने अपने करियर में शॉर्ट टर्म सक्सेस पाने के लिए जो रास्ता चुना था, वह अब उस सफलता को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही वह वक्त होता है जब हम समझते हैं कि जो हमने चेस किया वह हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। यह रूल हमें यह समझाता है कि अगर हम अपने जीवन में जो मीनिंगफुल है वही परस्यू करें, तो वह हमें लंबे समय तक संतुष्टि और खुशी देगा। यह हमसे यह अपेक्षाता है कि हम जो कुछ भी करें वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए भी सार्थक हो। जो चीजें हमें तुरंत हासिल होती हैं वे हमें समय के साथ ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे लिए स्थायी खुशी लाते हैं। जब हम मीनिंगफुल गोल्स की दिशा में काम करना शुरू करते हैं तो हम खुद को किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उन चीजों का पीछा करना चाहिए जो हमें अंदर से संतुष्ट और फुलफिल्ड महसूस कराती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के मुकाबले लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन ज्यादा स्थिर और स्थायी होती है। आपके लिए मीनिंगफुल क्या है, यह किसी और से तुलना करके तय नहीं किया जा सकता। यह आपकी इंटरनल सेंस ऑफ पर्पस पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह समझना चाहिए कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वह हमें नहीं करना चाहिए अगर वह हमारी इनर वैल्यूज के अनुरूप नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ उस मार्ग पर चलने का नाम है जो आपके दिल से जुड़े हो, न कि उस रास्ते पर चलने का नाम है जो दूसरों ने तय किया है। यह रूल हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने का अवसर देता है। अगर हम अपनी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा संतुलित और प्रासंगिक होता है। यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर आकर्षण स्वाभाविक होता है, लेकिन यही रास्ता हमें अंततः निराशा और खालीपन की ओर ले जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मीनिंगफुल चीजों को हासिल करने में समय और धैर्य लगता है। हमें किसी चीज में डीप कमिटमेंट और परसिवियरेंस दिखानी होती है। अगर हम जीवन में अच्छे रिश्तों,
स्थिर करियर या व्यक्तिगत विकास की दिशा में कदम उठाते हैं तो समय के साथ हमें इन प्रयासों का असली फल मिलेगा। यह सब एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जब हम इसका मूल्य समझते हैं तो हमें इस सफर का आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। यह रूल हमें यह भी सिखाता है कि जब हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को तजकर मीनिंगफुल काम की ओर बढ़ते हैं तो हम खुद को एक बिगर पर्पस से जोड़ पाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीजें आसान लगती हैं वह केवल भटकाव होती है, लेकिन जो चीज हमें कठिन लगती है वह हमें एक मजबूत, रेजिलिएंट और फुलफिल्ड इंसान बनाती है। आखिरकार, यदि हम अपने जीवन में मीनिंगफुल काम करने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमें पता चलेगा कि संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता से आती है। यह जर्नी हमें अपने आप से और दूसरों से सच्ची खुशियां मिलवाती है और हम महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ हमें नहीं बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में योगदान दे रहा है। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सच कड़वा हो या हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराए। लेकिन झूठ बोलना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, धीरे धीरे हमारे जीवन को उलझा देता है। जब हम सच को छिपाने लगते हैं या सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। यह रूल हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए या कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे झूठ हार्मलेस होते हैं, लेकिन सच यह है कि एक छोटा झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मान लो एक व्यक्ति ने अपने काम में एक गलती की और उसे छिपाने के लिए झूठ बोला। अब उसे उस झूठ को मेंटेन करने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे। धीरे धीरे वह अपने ही झूठ के वेट के नीचे दब जाता है। सच्चाई को स्वीकारना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह हमें हमारी कमियों का सामना कराता है, लेकिन यही सच्चाई हमें मजबूत भी बनाती है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने आप को और अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं। सच बोलना न केवल हमें ऑथेंटिसिटी देता है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों में भी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ाता है। कई बार हम किसी को हर्ट न करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, लेकिन लंबी अवधि में देखा जाए तो झूठ से ज्यादा नुकसान होता है। सच एक बार बुरा लग सकता है, लेकिन यह क्लैरिटी देता है। झूठ टेम्पोरेरी कंफर्ट देता है, लेकिन जब वह एक्सपोज होता है तो रिश्ते बिखर सकते हैं। इस रूल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी बोलना नुकसानदायक होता है। जब हम खुद को बहाने देना शुरू कर देते हैं तो हम अपने ही पोटेंशियल को सीमित कर लेते हैं। मान लो कोई कहता है कि वह फेलियर का शिकार है क्योंकि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि असलियत में वह खुद एफर्ट नहीं डाल रहा। खुद को दिए गए ऐसे झूठे एक्सप्लेनेशंस हमें वीक बना देते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो यह हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्ड्स और एक्शंस में अलाइनमेंट रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज को गलत मानते हैं तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहते हैं तो हमें सच्चाई को अपनाकर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। सच बोलने का यह मतलब नहीं कि हमें हर बात को बिना फिल्टर के बोल देना चाहिए। सच्चाई के साथ विजडम भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी बात किस तरह कहनी है ताकि सामने वाला उसे समझ सके और इसे पॉजिटिव ले सके। सच्चाई को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना भी गलत है। इस रूल की एक और खास बात यह है कि जब हम सच बोलते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस महसूस करते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें हर वक्त डर बना रहता है कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। लेकिन सच बोलने वाले व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। वह खुद को और अपनी रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है। अगर हम अपने जीवन को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाना चाहते हैं तो हमें ऑनेस्टी को अपनाना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमें एक गहरे आत्मसंतोष की ओर ले जाएगा। सच बोलने से हमारे रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद मिलती है जो रियल और पर्पसफुल हो। आखिर में यह रूल हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं
तो हम एक ऑथेंटिक और पावरफुल लाइफ जीते हैं। जब हम झूठ नहीं बोलते तो हम खुद को और दूसरों को क्लैरिटी देते हैं, और यही क्लैरिटी हमें सही रास्ते पर ले जाती है। रूल 9, अस्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत करते समय अपनी बात कहने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बजाय इसके कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। लेकिन डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का असली मकसद सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि समझना भी है। यह रूल हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के पास ऐसा कुछ होता है जो हमें सीखने को मिल सकता है, अगर हम सच में सुनने के लिए तैयार हों। कई बार हम अपने ओपिनियंस को इतना ज्यादा सही मान लेते हैं कि हम दूसरों की बातों को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन यह सोच हमें ग्रोथ से रोकती है। अगर हम अस्यूम करें कि हर इंसान के पास यूनिक एक्सपीरियंसेस और नॉलेज है, तो हम अपने माइंड को ओपन रख सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। जब हम सच में किसी की बात सुनते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते, बल्कि उस व्यक्ति की सोच, इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को भी समझ रहे होते हैं। यह न सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वे नेचुरली हमारे साथ ज्यादा ऑनेस्ट और ओपन हो जाते हैं। लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली इंगेज करना है। हमें सामने वाले से जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछने चाहिए, ताकि हमें उनकी सोच को गहराई से समझने का मौका मिले। जब हम ओपन माइंडेड होकर बातचीत करते हैं, तो हमें कई बार ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो हमारी खुद की सोच से भी बेहतर होते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर किसी की बात सुनते ही तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी बात को गहराई से प्रोसेस करें। यह हैबिट हमें सतही कॉन्वर्सेशंस तक सीमित कर देती है। अगर हम रिस्पॉन्ड करने की जल्दबाजी को छोड़कर पहले समझने पर फोकस करें, तो हमारी कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव हो सकती है। सुनना सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी ओपिनियंस को वैल्यू करता है। अगर कोई मैनेजर या बॉस सिर्फ अपनी बात थोपेगा और दूसरों की राय को इग्नोर करेगा, तो धीरे धीरे लोग अपनी बात कहना बंद कर देंगे और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कई बार हम ऐसे लोगों से भी वैल्यूएबल इनसाइट सीख सकते हैं जिनकी नॉलेज या एक्सपीरियंसेस हमसे अलग हैं। मान लो कोई सीनियर व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है, तो वह लाइफ की ऐसी सच्चाइयां बता सकता है जो बुक्स या इंटरनेट पर नहीं मिलती। इसी तरह कभी कभी एक बच्चा भी ऐसी बात कह सकता है जो सिंपल होते हुए भी बहुत गहरी हो। लिसनिंग का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह भी है कि जब हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो वे हमें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इंसानों को नेचुरली यह पसंद होता है कि उनकी बात को सीरियसली लिया जाए। जब हम बिना जजमेंट और इंटरप्शन के किसी को सुनते हैं, तो हम उनके साथ एक डीप कनेक्शन बना पाते हैं। सुनने की आदत डेवलप करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या हम अपने ही थॉट्स में खो जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें इस स्किल को डेवलप करना होगा। जब हम दूसरों से सीखने का माइंडसेट अपनाते हैं, तो ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट लाता है। आखिरकार यह रूल हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। अगर हम अपनी ईगो को साइड में रखकर, अपनी असम्पशंस को कम करके और सच में सुनने के लिए तैयार हों, तो हम ऐसे वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। हमारी लाइफ कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए। अक्सर इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और प्रॉब्लम्स को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। जब हम अपने वर्ड्स को अनक्लियर और वेग रखते हैं, तो हमारी सोच भी उतनी ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। यह रूल हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्पीच में प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी से ही सही डायरेक्शन मिलती है। सोचो, अगर एक डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस में प्रिसाइज न हो, तो मरीज का इलाज कैसे होगा? अगर कोई आर्किटेक्ट बिना क्लियर ब्लूप्रिंट के घर बनाए,
तो वह मजबूत कैसे होगा? उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में प्रिसाइज नहीं हैं, चाहे वह हमारे गोल्स हों, रिलेशनशिप्स हों या डेली चैलेंजेस, तो हम सिर्फ कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी बात को वेग तरीके से रखते हैं तो हम न खुद को ठीक से समझ पाते हैं न दूसरों को। मान लो कोई व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो यह बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर वह कहे, मैं एंग्शियस महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो यह ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक है। इससे न सिर्फ सामने वाला उसे बेटर समझ सकता है, बल्कि वह खुद भी अपने इमोशंस को ठीक से प्रोसेस कर सकता है। प्रिसाइज स्पीच की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि यह हमें रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अगर कोई इंसान कहता है, मेरी लाइफ खराब चल रही है, तो इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन अगर वह कहे, मुझे मेरी जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स यूज करने का मौका नहीं मिल रहा, तो यह स्टेटमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और एक्शनेबल है। बहुत से लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए अनक्लियर लैंग्वेज का यूज करते हैं। मान लो किसी को अपने दोस्त से कहना है कि उसकी कुछ बातें उसे हर्ट कर रही हैं। अगर वह डायरेक्टली और पोलाइटली यह बात नहीं कहेगा और बस इशारों में बात करेगा, तो सामने वाला शायद कभी समझ ही ना पाए। लेकिन जब हम प्रिसाइज और ऑनेस्ट होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। प्रिसाइज स्पीच हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो हम उन्हें अचीव करने के लिए बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अगर कोई कहे, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो यह बहुत वेग गोल है। लेकिन अगर वह कहे, मुझे अगले 2 साल में अपनी स्किल डेवलप करके एक अच्छी जॉब पानी है, तो अब यह गोल ज्यादा रियलिस्टिक और अचीवेबल लगता है। यह रूल रिलेशनशिप्स में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार कपल्स या फ्रेंड्स एक दूसरे से नाराज रहते हैं, लेकिन सही वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। इससे कंफ्यूजन और डिस्टेंस बढ़ता है। जब हम प्रिसाइज होते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं। प्रिसाइज स्पीच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम क्लियर बोलें, बल्कि यह भी कि हम अननेसेसरी बातें ना करें। कई बार लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई रियल सब्सटेंस नहीं होता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपनी बात को सही वर्ड्स में, सही टोन में और सही समय पर कहें, ताकि उसका मैक्सिमम इंपैक्ट हो। हमारी थिंकिंग और हमारी स्पीच कनेक्टेड होती है। जब हम सोच में क्लैरिटी लाते हैं तो हमारी स्पीच भी प्रिसाइज हो जाती है। अगर हमारी थॉट्स स्कैटर्ड हैं तो हमारा कम्युनिकेशन भी वैसा ही होगा। इसलिए अगर हम अपनी बात को ज्यादा प्रिसाइज बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी थिंकिंग को भी रिफाइन करना होगा। आखिर में यह रूल हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी स्पीच में प्रिसीजन लाते हैं तो हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं। प्रिसाइज कम्युनिकेशन से न सिर्फ हमारी सोच और डिसीजंस बेहतर होते हैं, बल्कि यह हमें दूसरों से कनेक्ट करने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग या किसी एडवेंचर एक्टिविटी में लगे होते हैं तो कई बार पेरेंट्स या सोसाइटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लोग सोचते हैं कि वे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वे उन्हें ग्रो करने से रोक रहे होते हैं। यह रूल हमें बताता है कि बच्चों को चैलेंजेस फेस करने देना चाहिए, क्योंकि इसी से वे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनते हैं। अगर हम हर मुश्किल चीज से अपने बच्चों को बचाने लगे तो वे कभी रियल वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। लाइफ नेचुरली रिस्की होती है, और अगर हम छोटी उम्र से रिस्क लेना नहीं सीखते तो बड़े होकर हर मुश्किल चीज से डरने लगते हैं। जब कोई बच्चा स्केटबोर्डिंग करता है तो वह गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हर बार सीखकर बेहतर बनता है। यही प्रोसेस लाइफ में भी काम करती है। आजकल सोसाइटी बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने लगी है। पेरेंट्स हर चीज को इतना सेफ बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वे बड़े होकर रियल चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे जॉब रिजेक्शन, रिलेशनशिप इश्यूज या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वे उन्हें हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर से सीखना ही नहीं सीखा।
ग्रोथ और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी होता है। इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा हर बार गिरने के डर से बाइसिकल चलाना ही ना सीखे तो क्या वह कभी साइकिलिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम अपने बच्चों को हर रिस्क से बचाते रहेंगे तो वे मेंटली वीक बन जाएंगे और किसी भी मुश्किल सिचुएशन से इजीली ब्रेक हो जाएंगे। रिस्क लेना सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही जरूरी नहीं, बल्कि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीनेजर हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले और कभी अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर ना करे तो वह कभी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए उन्हें ओपन एनवायरनमेंट देना जरूरी है ताकि वे खुद एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ सकें। सोसाइटी अक्सर स्ट्रांग और फियरलेस लोगों की तारीफ करती है, लेकिन पैराडॉक्स यह है कि यही सोसाइटी बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करके कमजोर भी बना रही है। लोग चाहते हैं कि बच्चे कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बने, लेकिन जब वे छोटी उम्र में रिस्क लेते हैं तो उन्हें रोकने लगते हैं। ये सोच बदलनी जरूरी है। हिस्ट्री में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी कंफर्ट जोन्स में रहकर ग्रेटनेस हासिल नहीं की, चाहे वो साइंटिस्ट्स हों, एथलीट्स हों या एंटरप्रेन्योर्स। सबने रिस्क्स लिए, फेलियर्स झेले और अपनी गलतियों से सीखा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग बने तो हमें उन्हें छोटी उम्र से ही चैलेंजेस से लड़ना सिखाना होगा। ओवर प्रोटेक्शन का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह बच्चों में रिजेंटमेंट और रिबेलियन क्रिएट कर सकता है। जब बच्चों को हर चीज के लिए रोका जाता है तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। वे या तो बहुत रिबेलियस बन जाते हैं या फिर बहुत सबमिसिव और डरपोक। दोनों ही केसेस में उनका पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है। पेरेंट्स और सोसाइटी को यह समझना होगा कि प्रोटेक्शन का मतलब केज में रखना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना स्ट्रांग बनाना है कि वे खुद अपनी सेफ्टी और ग्रोथ के लिए सही डिसीजंस ले सकें। सही गाइडेंस देना जरूरी है, लेकिन हर रिस्क से बचाना नुकसानदायक हो सकता है। आखिर में यह रूल हमें यह सिखाता है कि बच्चों को टफ और फियरलेस बनने देना चाहिए। उन्हें अपने तरीके से दुनिया एक्सप्लोर करने देना जरूरी है ताकि वे चैलेंजेस से डरने की बजाय उनसे लड़ना सीखें। यही माइंडसेट उन्हें आगे जाकर लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली फेस करने में हेल्प करेगा। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी कभी हम इतनी प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं कि सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। इस रूल का डीपर मीनिंग यही है, जब लाइफ में हर तरफ स्ट्रगल हो तब भी छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ पीस को अप्रिशिएट करना सीखो। इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है। तुम किसी लव्ड वन की इलनेस से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या मेंटली बहुत परेशान हो। ऐसे में अगर तुम्हें रास्ते में एक प्यारी सी कैट दिख जाए जो तुम्हारी तरफ क्यूरियस होकर देख रही हो तो यह मोमेंट तुम्हें थोड़ा सा राहत दे सकता है। यही पॉइंट है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, लेकिन उनके बीच भी हमें छोटे छोटे जॉयज को नोटिस करना सीखना होगा। जब हम सिर्फ अपने पेन और स्ट्रगल पर फोकस करते हैं तो हम लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं जो अभी भी ब्यूटीफुल है। हैप्पीनेस सिर्फ बड़े अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि एवरीडे मोमेंट्स से भी मिलती है। चाहे वो किसी स्ट्रेंजर की स्माइल हो, किसी बच्चे की इनोसेंट बात हो या फिर किसी पेड़ से गिरते हुए पत्ते को देखना। ये सब लाइफ के रिमाइंडर्स हैं कि ब्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। पेन और सफरिंग को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमें दुखी करेगा। लेकिन इस सफरिंग के बीच भी लाइफ में मीनिंग खोजना पॉसिबल है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करते हैं तो हम खुद को रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ सिर्फ पेन का नाम नहीं है। कैट्स को ही क्यों चुना गया? क्योंकि कैट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। वे बिना किसी डर के अपनी लाइफ जीती हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करती हैं और जब उन्हें कंफर्ट चाहिए होता है तो वे उसे ढूंढ लेती हैं। हमें भी यही सीखना चाहिए। लाइफ की अनसर्टेनिटीज के बावजूद हमें अपनी हैप्पीनेस के छोटे सोर्सेज खुद तलाशने होंगे। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब यह सोचना आसान होता है कि सब कुछ खराब है या अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन रियलिटी यह है कि सबसे बुरे समय में भी कुछ अच्छा बचा रहता है। बस हमें उसे नोटिस करना होता है। यह अच्छा किसी दोस्त के साथ बिताया गया मोमेंट हो सकता है, किसी अच्छे सॉन्ग को सुनने का सेटिस्फैक्शन हो सकता है
या बस एक गहरी सांस लेकर खुद को काम करने की एबिलिटी हो सकती है। मेंटल हेल्थ के लिए यह जरूरी है कि हम नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी को भी देखना सीखें। जब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है, लेकिन जब हम खुद को छोटे छोटे गुड मोमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। लाइफ फेयर नहीं होती और शायद यही इसका चार्म भी है। अगर सब कुछ हमेशा परफेक्ट होता तो हम कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते। मुश्किलें हमें टफ बनाती हैं, लेकिन उनके बीच भी हैप्पीनेस ढूंढने की एबिलिटी हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमें थोड़ा बेटर फील करा सकता है। इसे नोटिस करना सीखो, इसे अप्रिशिएट करना सीखो। जब लाइफ बहुत ओवरवेलमिंग लगे तब छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करो, चाहे वह किसी कैट को पेट करना ही क्यों ना हो। आखिर में यह रूल हमें यह सिखाता है कि सफरिंग के बीच भी ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। जब लाइफ मुश्किल हो तब भी छोटी छोटी चीजों में कंफर्ट और जॉय तलाशो। यही बैलेंस हमें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है और लाइफ को सच में मीनिंगफुल बनाता है। तो दोस्तों, 12 नियम जीवन की इस यात्रा के आखिर में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है। जीवन जटिल है, चुनौतियां अनंत हैं, लेकिन अगर हमारे पास सही माइंडसेट और सही रूल्स हों तो हम इसे बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। हर रूल हमें एक नई पर्सपेक्टिव देता है। खुद को स्ट्रेट रखो और दुनिया को कॉन्फिडेंटली फेस करो। सच्चाई के साथ जियो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाओ, खुद को ओवर प्रोटेक्ट मत करो, रिस्क लो और सबसे जरूरी बात, लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना मत भूलो। यह रूल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन में लाने के लिए है। अगर आपने अब तक अपनी लाइफ को बस ऑटो पायलट मोड में जिया है तो अब वक्त है कॉन्शियस होकर डिसीजंस लेने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला तो इस नॉलेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करो और अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव लाती हैं। और हां, अगर यह जर्नी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम मिलकर सीखते हैं तो ग्रोथ और भी तेजी से होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने लाइफ के हीरो बनो, रूल्स को फॉलो करो और दुनिया में अपनी जगह कॉन्फिडेंटली क्लेम करो। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग जर्नी में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग